शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन शामपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। इससे पहले हमने जो टॉपिक किया था वो विद्युत फ्लक्स हमने पढ़ लिया था और इसके साथ में हमने सतत आवेश वितरण के बारे में हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे। आज अपना जो टॉपिक है वो गाउस का नियम है। हम गाउस का नियम पढ़ेंगे, लेकिन गाउस का नियम पढ़ने से पहले हम विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। हम वो न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो वहां से हमें कुछ गाउस के नियम की भी अभिधारणा कहाँ से स्टार्ट हुई उसके बारे में भी कुछ पता चल पाएगा। तो अपना जो न्यूमेरिकल है कि एक क्यू आवेश है वो r त्रिज्या के गोले के केंद्र पर रखा है। इस गोले पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। हम इस गोले से पारित विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। ये इस क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में दिया गया है कि ये ऐसा एक गोला है और इस गोले की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है और इस गोले का जो ये सेंटर है, इस सेंटर के ऊपर एक क्यू आवेश रखा हुआ है। हमें इस क्यू आवेश के कारण इसमें विद्युत क्षेत्र होगा और विद्युत क्षेत्र होगा और यहाँ सरफेस देखो, ये गोले का पृष्ठ दिया हुआ है और जहां गोले का पृष्ठ होता है वहां क्षेत्रफल भी होगा और यानी विद्युत क्षेत्र हो और जहां क्षेत्रफल हो तो क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र दोनों मिलकर के फ्लक्स बनाते हैं। तो हम यहाँ से फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो, जो हमने इससे पहले विद्युत फ्लक्स का जो टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक में जो फ्लक्स का फॉर्मूला निकल के आया था वो हमें 2-3 टाइप से फॉर्मूला दिखा था। एक तो जो फ्लक्स आया था उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, या फिर एक फॉर्मूला ये भी हमें देखने को मिला था कि फाई बराबर ई एस कोस थीटा, कि अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट हटा देते हैं तो ई का मोड और एस का मोड और ये डॉट प्रोडक्ट होता है तो कोस थीटा। यहाँ जो थीटा है वो विद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल सदिश एस होता है उसके बीच का एंगल है। एक दूसरा फॉर्मूला और ये भी था कि डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये फॉर्मूला भी हमने देखा था। और इस फॉर्मूले से अगर हम किसी क्लोज्ड सरफेस की बात करें तो देखो, किसी स्मॉल सरफेस से तो इतना फ्लक्स निकलता है, तो किसी एक कंप्लीट क्लोज्ड सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा उसके लिए हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं और इंटीग्रेशन करने से जो हमें फॉर्मूला मिला था वो ये वाला निकल के आया था किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। यहाँ एक स्मॉल एलिमेंट एरिया है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये रिंग लगी है, इसका मतलब ये सरफेस है वो क्लोज्ड सरफेस होता है। ये हमने फॉर्मूले देखे थे और हम इन्हीं फॉर्मूलों को यूज करते हुए इसका हमें विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो अब विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो हम इस कंप्लीट पृष्ठ है इससे पारित फ्लक्स चाहिए, तो कंप्लीट पृष्ठ से हमें निकालना है। तो हम ये जानते हैं कि अगर हम किसी स्मॉल एलिमेंट का निकाल लें तो किसी स्मॉल अल्पांश का फ्लक्स मिल जाए, फिर अगर हम उसका समाकलन कर देते हैं तो हमें पूरे पृष्ठ का मिल जाता है। तो हम इसके लिए पहले एक अल्पांश का फ्लक्स निकालते हैं और अल्पांश का फ्लक्स निकालने के लिए हम एक अल्पांश क्षेत्रफल की बात करते हैं कि जैसे मैं यहाँ एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लेता हूं, ये वाला, ये एक खोखला गोला है, इस गोले के पृष्ठ पर ये एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया। जैसे इसको हम ऐसे समझें कि जैसे हम तरबूज खरीदने जाते हैं तो तरबूज अंदर से अच्छा है या नहीं है, तो उसके लिए दुकानदार क्या करता है, हमें एक टुकड़ा यानी पीस काट के दिखाता है हमें कि ये देख लो कैसा है, और फिर उस पीस को वापस डाल देता है। तो जो उसका एक स्मॉल पीस यानी एक अल्पांश हमें दिखाता है कि आप इस अल्पांश को देख सकते हो, ये तरबूज कैसा है, और फिर हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये सारा तरबूज ऐसा ही मिलेगा हमें। तो वो ये कि हमें भी कंप्लीट का फ्लक्स निकालना है तो हम इसका एक अल्पांश को चख लेते हैं, यानी अल्पांश का फ्लक्स निकाल लेते हैं और अल्पांश का जो फ्लक्स आ जाएगा तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे या फिर बहुत सारे अल्पांश लेकर के और सभी को ऐड कर देंगे। तो हम जो एक अल्पांश क्षेत्रफल लेते हैं, मान लेता हूं कि कंप्लीट का क्षेत्रफल अगर एस है पूरे वक्र पृष्ठ का और खोखला जो गोला है या भरा हुआ गोला हो, इसके वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। हम इसके लिए एक छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल ले लेते हैं और उसका क्षेत्रफल मान लेते हैं कितना है, ds है। अब जो इसका अल्पांश क्षेत्रफल ds है इसकी दिशा किधर होती है, तल के लंबवत बाहर की तरफ है। तो जो इसका पृष्ठ है इसके बाहर की साइड होगी तो इसकी दिशा ये बाहर n कैप होगी, यानी मैं ये कहूँ कि जो ds वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ds वेक्टर इधर जा रहा है और हमें यहां से निकालना है
देखो जो आवेश यहाँ रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र होता है वो आवेश से त्रिज्यीय दिशा में बाहर निकलता है और हमेशा विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होता है। तो ये पृष्ठ है, इसके लंबवत इस तरीके से जाएगा। तो इसकी वजह से जो यहाँ विद्युत क्षेत्र है वो ई यहाँ इस डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसे ही अगर हम यहाँ अल्पांश लेते तो विद्युत क्षेत्र भी इधर जाता और इसका अल्पांश क्षेत्रफल भी इधर ही चला जाता। हमें चाहिए क्या, ई और एस के बीच का कोण। तो ई भी इधर ही जा रहा है और अल्पांश क्षेत्रफल भी इधर ही जा रहा है, तो इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अब हमें निकालना है इससे पारित फ्लक्स। तो मैं ये कहूं कि अल्पांश क्षेत्रफल ds से संबद्ध, देखो संबद्ध को बोलते हैं लिंक्ड। लिंक्ड का मतलब ये है कि फ्लक्स आ भी सकता है और जा भी सकता है। देखो ये मैं ये कहूं कि फ्लक्स निकल रहा है या फ्लक्स आ रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं संबद्ध वर्ड लिंक्ड लिख देता हूं। लिंक्ड का मतलब आ भी सकता है और जा भी सकता है, उसमें दोनों ही वर्ड काउंट हो जाते हैं, तो हमें स्पेशल वर्ड बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो अल्पांश क्षेत्रफल ds से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, तो इससे विद्युत फ्लक्स होगा उसको हम d मान लेते हैं। और d बराबर कितना होता है, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ध्यान दो, अगर यहाँ ds अल्पांश क्षेत्रफल है तो फ्लक्स भी क्या होगा, अल्पांश होगा। हमें चाहिए संपूर्ण पृष्ठ का, लेकिन इसके लिए पहले हम इस डॉट को हटा के देखते हैं। तो यहाँ d बराबर कितना हो जाएगा, E ds कोस और थीटा आता है, और यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, 0 दिया हुआ है, तो कोस 0। अब मैं ये कहूं कि संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से पारित फ्लक्स विद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण के निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ समाकलन कर देते हैं। तो इधर d का समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, फाई, और इधर इसका इंटीग्रेशन ये करते हैं तो e और ds, और यहाँ cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 हो जाएगी। ये हम लिख देते हैं, cos 0 डिग्री ये 1 होता है। अब यहाँ देखो e की वैल्यू हमें चाहिए कि e कितना होगा, और ये e कहाँ पर बात कर रहे थे, इसके सरफेस पर। और ये हम जानते हैं कि जैसे यहाँ पर मान लो कि q चार्ज है और इससे r दूरी पर कोई बिंदु p है, तो q से यहाँ बिंदु p पर जो विद्युत क्षेत्र होता है ये कितना होता है, किसकी वजह से निकालना है, q से। तो k q, और कितनी दूरी पर निकाल रहे हैं उसका स्क्वायर कर देते हैं, ये विद्युत क्षेत्र होता है। ऐसे ही देखो हमें यहाँ स्मॉल q की वजह से कहाँ निकालना है, इस वाले बिंदु p पर निकालना है। तो ये इसकी रेडियस त्रिज्या r है, तो यहाँ भी ये त्रिज्या r है। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र आएगा E वो कितना हो जाएगा, कि किसकी वजह से निकालना चाहते हैं, स्मॉल q, कितनी दूरी पर निकालना चाहते हैं, r, उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो k q अपॉन r स्क्वायर विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। तो यहाँ इसको लिखें कि फाई बराबर k q अपॉन कैपिटल r स्क्वायर, और इधर क्या है ये ds। देखो k नियतांक होता है 9 × 10⁹, ये वेरिएबल है नहीं, ये q चार्ज ये भी फिक्स है, इसकी जो त्रिज्या r है ये भी फिक्स है। तो k q अपॉन r स्क्वायर ये कांस्टेंट है, इसलिए इसको हम समाकलन से बाहर ला सकते हैं। लेकिन अंदर कौन बचा, इसका अल्पांश क्षेत्रफल ds है, कि इसका अल्पांश ds है, और इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल s हमें मिल जाएगा। तो हम इसको इधर लिखें तो ये बनेगा फाई बराबर k बाहर आ जाएगा, ये q है और ये कैपिटल r स्क्वायर है। और ये देखो यहाँ रिंग लगी है, रिंग का मतलब क्या है, संपूर्ण पृष्ठ, ये क्लोज्ड सरफेस है उसकी बात हो रही है। अल्पांश क्षेत्रफल ds है, तो संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका s हो जाएगा, और s की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई r स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ds है इसकी वैल्यू 4 पाई कैपिटल r स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम फाई की वैल्यू लिखें k q कैपिटल r स्क्वायर, और इधर इसको क्या लिख सकते हैं, 4 पाई कैपिटल r स्क्वायर। ये r स्क्वायर से ये r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा क्या, पाई बराबर के क्यू इंटू 4 पाई, ये इसका फ्लक्स आ जाएगा। अभी हम इसको कुछ वैल्यू और रखते हैं, इसके आगे के की वैल्यू रख देते हैं, तो हमें क्या देखने को रिजल्ट मिलता है। इसके लिए देखो कि जो फाई आया है ये हमें लास्ट मिला है के क्यू
और ये आ रहा है इधर 4 पाई। यहाँ जो फाई है के की वैल्यू हम रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर ये क्यू है और ये 4 पाई है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, जो फाई हमें मिलेगा वो दिखेगा Q/एप्सिलॉन नॉट। देखो जो हमारा लास्ट रिजल्ट आया है कि इससे पारित जो विद्युत फ्लक्स होगा वो σ/एप्सिलॉन नॉट होगा। अब इसके अंदर ये देखो कि हम इस पृष्ठ से निकालना चाह रहे थे कि इस पृष्ठ से संबद्ध कुल कितना फ्लक्स है, और इससे पृष्ठ से संबद्ध जो कुल कितना फ्लक्स है वो Q/एप्सिलॉन नॉट निकल के आया है। अब यहां इसके देखो, अगर यहां इसकी जो त्रिज्या R है वो इसके कहीं पर भी इसमें यूज नहीं हो रही है, यानी जो लास्ट रिजल्ट आया है उस रिजल्ट के अंदर कहीं पर भी R नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमने इससे फ्लक्स निकाला है उस फ्लक्स में इस गोले की त्रिज्या का कोई रोल नहीं है। जो आंसर आ रहा है लास्ट, इस आंसर में इसकी त्रिज्या का कोई भी रोल नहीं है। सिर्फ जो फ्लक्स आ रहा है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ये जो चार्ज है ये कितना है, कि अगर इस पृष्ठ के अंदर चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी तो फ्लक्स का मान ज्यादा होगा, अगर इस क्यू की वैल्यू कम होगी तो इसका फ्लक्स कम होगा। तो सीधा सा क्लियर यही हो रहा है कि आने वाला किसी पृष्ठ से जो संबद्ध फ्लक्स है उसका मान सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि इस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है। अगर पृष्ठ का इस जो क्लोज्ड सरफेस है, बंद पृष्ठ, इसमें आवेश ज्यादा होगा तो फ्लक्स का मान ज्यादा होगा। इसी को देखते हुए जो गाउस नाम का साइंटिस्ट था, तो गाउस नाम के साइंटिस्ट ने किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए एक नियम देते हैं वो, और उनका नियम है गाउस का नियम। वो हम आगे आप पढ़ेंगे कि गाउस का नियम क्या है। इसका जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है वो ये आ रहा है कि अगर इसका एरिया हमने जो R माना था इसको हम अगर और भी बड़ा मान लेते और चार्ज को यहां रख देते, तो ये मान लो स्मॉल r है, यहां से रेडियस अलग है, चार्ज कहीं भी रख दो, चार्ज को हम कहीं भी रखें, इसके अंदर सिर्फ ये डिपेंड करता है कि चार्ज कितना है इसके अंदर। बाकी ये रेडियस है, साइज छोटी बड़ी कितनी, इसके ऊपर कोई मतलब नहीं है, और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। तो इसी के लिए जो गाउस का नियम है वो क्या है, गाउस लॉ। गाउस किसी साइंटिस्ट का नाम है, और गाउस ये कहता है कि आप कोई भी एक बंद पृष्ठ ले लो, जैसे हमने एक क्लोज्ड सरफेस ले लिया, कोई भी, ये कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस का मतलब है बंद पृष्ठ, कोई भी एक बंद पृष्ठ है, और बंद पृष्ठ का मतलब है कि इसके अंदर आयतन काउंट हो रहा है। तो ठीक है, इसकी मोटाई भी है, लंबाई है, चौड़ाई है। इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश रखा हुआ है Q, जैसे यहां पर इसकी वैल्यू है Q, ये 2 प्लस का 2Q माइनस का 3Q और प्लस का 3Q, ये इसके अंदर आवेश रखे हुए हैं। अब हमें ये निकालना है कि इस बंद पृष्ठ से निकलने वाला या फिर आने वाला, उसको मैं एक ही नाम दे देता हूं, संबद्ध, लिंक्ड, जुड़ा हुआ, कि या तो निकल रहा हो या फिर आने वाला हो। तो किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा, इसको बताने के लिए गाउस ने कहा कि आप सिर्फ ये देखो कि जो ये बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ से निर्गत या आगत जो फ्लक्स होता है फाई का मान, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इस आयतन में कितना आवेश परिबद्ध है। तो इसके अंदर जितना भी आवेश है आयतन के अंदर होना चाहिए। फिर से सुनना,
क्लोज्ड सरफेस है, बंद पृष्ठ, उस बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, उन सभी आवेशों का सदिश गणितीय योग करो और जो आ जाए उसके अंदर एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड कर दो। जो मिलता है वो इससे पारित यानी संबद्ध विद्युत फ्लक्स होता है और यही गाउस का नियम है। क्योंकि ये बात गाउस ने कही थी इसलिए इसको गाउस का नियम कहते हैं। अब जो फ्लक्स होता है फाई किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध, और हम फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, लेकिन ये अल्पांश का है, हमें कंप्लीट का चाहिए। किसकी बात हो रही है, बंद पृष्ठ की, तो हम यहां पर समाकलन का चिन्ह लगा देते हैं, रिंग का। तो किसी बंद पृष्ठ का जो समाकलन है यानी उससे परे जो फ्लक्स है उसका मान उस आयतन में जो परिबद्ध आवेश है समेशन क्यू तथा 1/एप्सिलॉन नॉट है, इनके गुणनफल के बराबर होता है। यही गाउस का नियम है जो हमने मैथमेटिक्स रूप में लिख दिया है, गणितीय रूप है इसका, गणितीय रूप है। अब हम इसका कथन लिख सकते हैं, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स संबद्ध विद्युत फ्लक्स, संबद्ध का मतलब या तो निकलने वाला भी हो सकता है या उसमें आने वाला भी हो सकता है, निर्गत या आगत। आगत यानी आने वाला। तो किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के द्वारा घिरे आयतन में परिबद्ध, परिबद्ध का मतलब उसके अंदर बाउंड होना चाहिए, बाउंड उसके अंदर की बात हो रही है। तो बंद पृष्ठ के द्वारा घिरे आयतन में परिबद्ध आवेशों का बीजगणितीय योग, आवेशों का बीजगणितीय योग समेशन क्यू तथा 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। यही गाउस का नियम है। तो गाउस का नियम का कथन ही देखो, जो गाउस का नियम है वो बंद पृष्ठ पर अप्लाई होता है। अगर पृष्ठ बंद नहीं है तो ये नियम अप्लाई नहीं होगा। तो जो बंद पृष्ठ है उससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो उस फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के द्वारा जो आयतन है उस आयतन में कितना परिबद्ध आवेश है उसका बीजगणितीय योग तथा 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। और इसको हम इस फॉर्म से लिख सकते हैं। अगर यही हम इस तरीके से लिख दें कि ई वेक्टर डॉट डीएस ये फ्लक्स की वैल्यू है और ये किसके बराबर हो जाए, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। इसमें देखो हमने यहाँ पर रिंग नहीं लगाया है, रिंग नहीं लगाया इसका मतलब ये है कि ये बंद पृष्ठ की बात नहीं हो रही है। अगर पृष्ठ बंद नहीं है तो फिर ये इसके इक्वल नहीं होगा। केवल और केवल ये चीज अप्लाई होती है किसी बंद पृष्ठ के लिए, ये खुले पृष्ठ के लिए अप्लाई नहीं हो सकती। तो कई बार हम भूल से इसके ऊपर रिंग का चिन्ह नहीं लगाते। अगर हम ऐसी गलती कर देंगे तो ये गाउस का नियम नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इसलिए इसके ऊपर जो रिंग लगाना है वो बहुत जरूरी है। डीएस वेक्टर, जैसे अब हमारे पास जो क्लोज्ड सरफेस था इसमें परिबद्ध, इससे हमें फ्लक्स निकालना है। तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसमें परिबद्ध आवेश कितना है। तो इसका आवेश हम देखते हैं कि प्लस का 2q और माइनस का 3q प्लस का 3q, ये इसका टोटल आवेश है समेशन q। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो जो समेशन q है वो हमें कितना दिखेगा, 2q दिखेगा प्लस का। तो फिर इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, 5। तो 5 बराबर हो जाएगा समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समेशन q की वैल्यू कितनी है, 2q। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट
तो इसका जो आंसर होगा फ्लक्स का वो फाई बराबर 2q/ε0 होगा। तो देखो गाउस के नियम से निकालना कितना इजी होता है, वरना अगर हम इसको सरफेस एलिमेंट मानते और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लेते फिर उसका E.ds करके सोल्व करते तो भी आंसर तो यही आता, लेकिन उससे निकालना कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो गाउस लॉ की हेल्प से बहुत ही इजी से सोल्व हो जाते हैं। इसी के साथ हम एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे ये एक अर्धगोला है और ये नहीं दिया हुआ है, और इस अर्धगोले का जो सेंटर है, इस सेंटर के ऊपर क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि इस अर्धगोले से पारित फ्लक्स का मान बताओ। फिर से क्वेश्चन सुनना कि हमारे पास एक अर्धगोला है कि इस अर्धगोले से पारित यानी संबद्ध कुल कितना फ्लक्स होगा वो हमें निकालना है। तो अब इस क्वेश्चन के लिए सोल्व करते हैं हम। तो हम ये देखते हैं कि अगर हम यहाँ गाउस का नियम अप्लाई कर दें तो शायद ये बहुत ही जल्दी सोल्व हो जाएगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि हम गाउस का नियम अप्लाई नहीं कर पा रहे। क्यों? गाउस ये कहता है कि जो आप फ्लक्स निकालते हो वो किसी बंद पृष्ठ से होना जरूरी है। ठीक है, ये चीज तो हमें समझ में आती है कि इसके अंदर वॉल्यूम काउंट हो रहा है, तो ये एक बंद पृष्ठ तो है, लेकिन उसकी अगली शर्त ये है कि जो आवेश है वो बंद पृष्ठ के अंदर आयतन में होना जरूरी है। तो यहां जो समेशन क्यू टोटल चार्ज है ये केवल क्यू दिया हुआ है, या इसको आप कैपिटल क्यू मान लो क्वेश्चन में। तो जो चार्ज क्यू दिया हुआ है क्या इसके आयतन के अंदर है, लेकिन जो इसका ये जो आवेश है ये इसके अंदर नहीं, ये कहाँ रखा है? सरफेस पर रखा हुआ है। तो गाउस का नियम तो ये कहता है कि आवेश अंदर वाला होगा आयतन में, वो ही हम काउंट करेंगे, सरफेस का हम काउंट नहीं कर सकते। तो फिर हम इससे पारित फ्लक्स कैसे निकालें? इसके लिए हम हमारे मन से एक पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं कि मान लो कि अर्धगोला नहीं, ये एक कंप्लीट गोला है, संपूर्ण गोले की बात कर रहे हैं। अगर हम संपूर्ण गोले की बात करें, अर्धगोले को भूल जाते हैं, तो क्या संपूर्ण गोले के लिए आयतन में आ चुका है, यानी इसके अंदर परिबद्ध हो गया है। अब हम ये माने कि मान लो अर्ध नहीं था, एक पूरा ही गोला दिया हुआ था, तो पूरे गोला दिया हुआ है, तो अब इससे पारित फ्लक्स कितना होगा? तो हम बहुत आसानी से निकाल लेते हैं कि इस गोले के अंदर कितना आवेश है। तो जो फ्लक्स होगा E.ds उसका मान कितना होगा कि इसके अंदर कितना आवेश है Q, और उसमें किसका भाग कर दें? ε0 का। तो ये इससे रिलेटेड फ्लक्स आ जाएगा, लेकिन हमें निकालना किसका है? अर्धगोले का। तो ये फ्लक्स किसका है? संपूर्ण गोले का। हमें चाहिए किसका? अर्ध का। तो हम क्या कर देते हैं? इसका हाफ कर देते हैं, तो अर्धगोले का आ जाएगा। तो मैं ये ऐसे लिखूं कि संपूर्ण गोले से संबद्ध फ्लक्स। तो हमें चाहिए सिर्फ अर्धगोले से संबद्ध, अतः अर्धगोले से संबद्ध फ्लक्स, क्योंकि ये चार्ज सेंटर में रखा हुआ है तो सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम रोल होगा। तो अर्धगोले से संबद्ध फ्लक्स कितना हो जाएगा? फाई। किसकी वजह से निकाल रहे हैं हम? अर्धगोले से। तो ये कितना हो जाएगा? जो संपूर्ण गोले से फ्लक्स था उसका हाफ हो जाएगा। तो जो फ्लक्स फाई अर्धगोले का जो हम निकाल रहे हैं उसका मान, फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? Q/ε0, और उसका क्या हो जाएगा? हाफ। ये इसका आंसर होगा। हम इस तरीके से बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसके जो न्यूमेरिकल हैं, गाउस के नियम से बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल रिलेट करते हैं, वो सारे न्यूमेरिकल हम चैप्टर के लास्ट एंड में करेंगे। अब इससे अगला हम टॉपिक लेते हैं कि क्या हम गाउस के नियम से, कूलाम के नियम से गाउस का नियम प्रूफ कर सकते हैं क्या? तो जो अपना अगला टॉपिक है वो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि
कूलाम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। देखो, जो हम ये कूलाम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति करेंगे, लेकिन इसकी उत्पत्ति के दौरान हमें कुछ वर्ड की जरूरत पड़ेगी। इसके बीच में एक तो घनकोण का उपयोग होगा। तो पहले हम इस घनकोण के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि ये घनकोण क्या होता है। सॉलिड एंगल कहते हैं इसको। और फिर सॉलिड एंगल को पढ़ने के बाद ये बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि ये जो घनकोण है ये इसके बीच में यूज होगा। तो पहले इसको क्लियर करना होगा हमें। तो ये देखो कि एंगल तो हम सब पहले से ही जानते हैं कि कोण होता है, कोण को थीटा से लिखते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है। ये तो हम सब जानते हैं पहले से। लेकिन आज जो आया है वो सॉलिड एंगल आया है। सॉलिड एंगल को ओमेगा से लिखते हैं, इसको ओम भी कहते हैं। जब हम प्रतिरोध की बात करते हैं तो इसको ओम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सॉलिड एंगल पढ़ रहे हैं, तब इस टाइम पर इस साइन को हम ओमेगा नाम देकर बोल रहे हैं। एक्चुअली में ये ओम का साइन है, लेकिन यहाँ पर जो हम ये सॉलिड एंगल पढ़ रहे हैं इस समय हमने इसका नाम ओमेगा ही रखा है। तो जो जैसे जो कोण होता है, कोण को हम थीटा से लिखते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। ऐसे ही एक घनकोण होता है, सॉलिड एंगल होता है। सॉलिड एंगल को ओमेगा से लिखते हैं और सॉलिड एंगल की जो यूनिट है वो स्टेरेडियन होती है, वो स्टेरेडियन होती है। या इसको स्टेरेडियन को SR लिखते थे, ये वाला होता है। अब ये देखो कि घनकोण होता क्या है कि जैसे कोई भी एक पृष्ठ दे रखा है हमें, जैसे ये वाला पृष्ठ है, हमें इस पृष्ठ की वजह से एक सॉलिड एंगल पता करना है। तो जैसे हमें इस पॉइंट के ऊपर सॉलिड एंगल चाहिए, इस पॉइंट के ऊपर कि जो वो पॉइंट है यहाँ पर सॉलिड एंगल कितना होगा। पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि जो ये पृष्ठ हमें दिया हुआ है, इस पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा और पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत बाहर की तरफ होती है। तो इसका जो तल, ये जो पृष्ठ है वो इस तरीके से रखा हुआ है, तो इसकी दिशा तल के लंबवत बाहर की तरफ होगी। तो जो बाहर की तरफ डायरेक्शन होती है उसको हम ऐसे शो कर देते हैं कि जो एस वेक्टर है वो इधर जा रहा है और इधर की इसको हम एन कैप से दिखा सकते हैं, एकांक सदिश को तल के लंबवत है। हमें इस पॉइंट के ऊपर सॉलिड एंगल चाहिए। तो जैसे ये वाला सरफेस है, इसकी वजह से हमें सॉलिड एंगल निकालना होता है और इस पॉइंट पे हमें सॉलिड एंगल चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन यहाँ भेजते हैं, एक लाइन यहाँ खींचते हैं, एक यहाँ से। इसके सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर पॉइंट लेते हैं और वहां से सीधी लाइनें ऐसे मिलाते हैं। और लाइनें मिलाने से बीच में जो एंगल बनता है लाइनों के बीच में, वो एक सॉलिड एंगल होता है। जैसे मैं ये समझूं कि ये सरफेस है, इस सरफेस से यहाँ पर ऐसे लाइनें आती हैं इस तरीके से कि एक लाइन ये आई, फिर ये लाइन आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी। तो बीच में जो ये एंगल बनता है वो एक सॉलिड एंगल बनता है। जैसे यहाँ कि पृष्ठ से प्रत्येक बिंदु से लाइनों को ऐसे यहाँ पर मिला देते हैं और ये इसका सेंटर है। तो सेंटर से एक लाइन आती है और मैं मान लेता हूं कि सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R है। और ऐसे हम बहुत सारी लाइनों को मिलाते हैं, मिलाने से यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको सॉलिड एंगल कहते हैं। और सॉलिड एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। अब यहाँ देखो ये जो R है कि इसके सेंटर से और हम सॉलिड एंगल कहाँ बनाते हैं, उनको मिलाने वाली जो डिस्टेंस है वो R है। यानी मैं ये कहूंगा कि जो इधर वाली डायरेक्शन है ये किसकी डायरेक्शन होगी, R की। और R की डायरेक्शन के लिए क्या लिख सकते हैं हम, R कैप। या से कह दूं कि ये क्या है, R की दिशा है, ये R की दिशा है। S वेक्टर और R कैप, इनके बीच में जो बनने वाला एंगल है वो कितना है, थीटा। ये हम मान लेते हैं। फिर से इसके ऊपर एक बार फोकस करना कि हमारे पास कोई भी ये एक सरफेस है, सरफेस के प्रत्येक बिंदु से हम जिस बिंदु पर हमें सॉलिड एंगल निकालना है उस पर हम लाइनें मिला देते हैं ये वाली, और एक इसके सेंटर से जाती है। सेंटर से जाने वाली लाइन है उसको हम R नाम देते हैं और R की दिशा ये वाली है और इसके क्षेत्रफल की दिशा ऊपर की तरफ जा रही है। तो जो थीटा एंगल किसके किस में बीच में बन रहा है, तो ऐसे कहूं कि जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल S व
आर कैप के मध्य का कोण, और मध्य का कोण है उसको हमने क्या कहा है? थीटा। थीटा कह रहे हैं। अब हमें ये पता करना है कि सॉलिड एंगल कितना होगा। तो जो जैसे कोण का फॉर्मूला होता है कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, सिमिलर वही सॉलिड एंगल के लिए होता है। तो जो घनकोण का फॉर्मूला होता है घनकोण, तो घनकोण का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि आर की दिशा में क्षेत्रफल बटा क्षेत्रफल, सॉरी आर स्क्वायर। फिर से देखना, जो घनकोण होता है घनकोण का फॉर्मूला होता है कि जिस बिंदु पर हम कोण निकालना चाहते हैं और पृष्ठ का सेंटर पॉइंट कि इन दोनों के बीच का जो आर है, तो उस आर की दिशा में क्षेत्रफल कितना है वो तो हमें क्षेत्रफल लेना है। फिर उस क्षेत्रफल में डिवाइड करना है ये वाली जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का। अब यहाँ इसके अंदर हमें निकालना है। देखो इधर क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? एस। तो अगर ये थीटा है तो इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एस कोस थीटा। तो मैं ऐसे कहूं कि आर की दिशा में क्षेत्रफल, तो आर की दिशा में क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इधर एस, तो इधर कितना हो जाएगा? एस कोस थीटा। तो इसको हम लिख देंगे एस कोस थीटा, और डिवाइड किसका करना पड़ता है? आर स्क्वायर का। ये सॉलिड एंगल बन जाएगा ओमेगा। तो सॉलिड कोण एंगल घन कोण बराबर एस कोस थीटा बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। ये घनकोण का फॉर्मूला होता है जो हमें याद रखना है। यानी जहां पर भी हमें एस कोस थीटा अपन आर स्क्वायर दिखता है और हमें वहां ये जानकारी है कि जो ये थीटा है वो एस और आर के बीच का कोण है, तो हम इस वाली क्वांटिटी को घनकोण ओमेगा कह सकते हैं। दूसरा ये देखो, अगर मान लो कि ये वाला जो क्षेत्रफल है इसको मैं डीएस नाम दे दूं, ये इसको मैं फिर से लिखूं दूसरा एग्जाम्पल के लिए, कि कोई भी एक सरफेस दिया हुआ है, तो जो ये क्षेत्र, हम एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं डीएस, और इस डीएस क्षेत्रफल की जो दिशा है वो तल के लंबवत है बाहर की तरफ, यानी डीएस इधर ही जा रहा है, तो ये दिशा है, ये डीएस वेक्टर है एन कैप। और हमें जो सॉलिड एंगल पता करना है वो सॉलिड एंगल इस पॉइंट पर पता करना है। तो हम क्या करते हैं, सभी पॉइंट्स को ऐसे मिला देते हैं और इस पॉइंट के ऊपर पता करना है। तो ये क्या हो जाएगा इसका? आर। तो ये आर है, और जो ये एंगल बनता है, देखो ये छोटा सा क्षेत्रफल डीएस है, तो जो बनने वाला कोण होगा ये भी क्या होगा? डी थीटा, छोटा सा डी ओमेगा होगा। तो अब यहाँ देखो ये आर है, तो इधर जाने वाला ये दिशा किसकी हो जाएगी? आर की दिशा। और आर और डीएस के बीच में कोण कितना है? थीटा। अब हमें जो डी ओमेगा चाहिए, तो अल्प घनकोण का मान कितना होगा? आर की दिशा, आर इधर जा रहा है, तो आर की दिशा में क्षेत्रफल, अगर इधर क्षेत्रफल डीएस है तो आर की दिशा में क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? डीएस कोस थीटा। तो ये हम लिख देंगे डीएस कोस थीटा बटा यहाँ जो क्षेत्रफल का सेंटर पॉइंट और यहाँ के बीच की त्रिज्या की ये दूरी कितनी है? आर। उस दूरी का क्या करना है? स्क्वायर। यानी डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? घनकोण डी ओमेगा। तो जैसे हम जो कूलॉम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति करेंगे तो उसके अंदर हमें एक ऐसी स्टेप मिलेगी, तो हम वहां पर इस स्टेप को क्या लिख देंगे? डी ओमेगा लिख सकते हैं। अब हम ये पता करते हैं कि डी ओमेगा का मान किसी बंद पृष्ठ के लिए कितना होता है, वो हम कैलकुलेट करते हैं। देखो मैं कोई भी एक बंद पृष्ठ ले लेता हूं, बंद पृष्ठ, क्लोज्ड सरफेस, और मैं ये मान लेता हूं कि इस बंद पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो कितनी है? आर है, या इसको मैं स्मॉल आर कह देता हूं। अब हमें सॉलिड एंगल पता करना है, लेकिन मैं ये कहूं कि इस पूरा जो सरफेस है एस, और इस एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 पाई आर स्क्वायर।
कि इस कंप्लीट सरफेस के द्वारा इस पॉइंट के ऊपर कितना सॉलिड एंगल बनेगा। फिर से क्वेश्चन सुनना, टारगेट क्या है हमारा, संपूर्ण पृष्ठ के कारण केंद्र पर घन कोण पता करना। और ये हमें पता है कि ये गोले का पृष्ठ है, और गोले का पृष्ठ है तो क्या इसको हम बंद पृष्ठ कह सकते हैं। तो हम इस बंद पृष्ठ की वजह से इसके सेंटर पर बनने वाला घनकोण कितना होगा वो हम पता करना चाहते हैं। और ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि हम जो इसका हम कोई छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं कि इतने छोटे से क्षेत्रफल के कारण यहाँ पर कितना घनकोण बनेगा, तो फिर हम उसका समाकलन कर देंगे तो कंप्लीट का आ जाएगा। तो हम इसके लिए ये एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, यानी अल्पांश लेते हैं कि इस अल्पांश के कारण यहाँ पर कितना घनकोण बनता है, फिर समाकलन करके कंप्लीट का निकाल लेंगे। तो ये छोटा सा क्षेत्रफल में क्या मान लेता हूँ, ds है। इस क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, तल के लंबवत है, बाहर। तो हम इधर की तरफ क्या हो जाएगा, एन कैप, यानी जो ds वेक्टर है वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, हमें इसकी वजह से निकालना है। तो हम ऐसे लाइन से मिला देते हैं, मिलाने से जो ये एंगल बनता है वो क्या बनता है, डी ओमेगा, अल्प घनकोण। तो ये देखो यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या ये कितनी दे रखी है, आर दी हुई है। तो हमें घनकोण पता करना है डी ओमेगा। तो डी ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, आर की दिशा में क्षेत्रफल। तो देखो आर त्रिज्या किधर जा रही है, इसी डायरेक्शन में, और क्षेत्रफल भी किधर है, इसी डायरेक्शन में। तो आर भी उधर है, डीएस भी उधर ही है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आर की दिशा में जो क्षेत्रफल है उसका मान कितना हो जाएगा, डीएस हो जाएगा। दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और उसमें भाग किसका देना है, आर स्क्वायर का। यहां से और यहां तक जो बीच की त्रिज्या है आर, उसका भाग देना है, तो ये आर स्क्वायर आ जाएगा। ये तो आ गया है इस अल्प पृष्ठ के कारण घनकोण। हमें किसके लिए चाहिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए घनकोण। तो मैं इसे लिखूं कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए घनकोण। तो संपूर्ण पृष्ठ कैसा है, बंद पृष्ठ है, तो संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए घनकोण हमें निकालना है। तो डी ओमेगा, सरफेस कैसा है, बंद। तो बंद पृष्ठ है तो हमें क्या लगा देनी चाहिए, रिंग। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, समाकलन का चिन्ह रिंग ds अपॉन आर स्क्वायर। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा, यानी किसको लिखा है मैंने, ओमेगा, डी ओमेगा। अल्प कौन है उसका बंद पृष्ठ के लिए निकालें कंप्लीट का, तो ये ओमेगा बनेगा। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट है, और ये क्या बन जाएगा अंदर से, ds का समाकलन। और ds का समाकलन कितना होता है, ds क्या है, अल्पांश क्षेत्रफल, और अल्पांश क्षेत्रफल ds है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, s। s, और s को हम क्या लिखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जो लास्ट वैल्यू है वो हमें क्या मिलेगी, ओमेगा बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 4 पाई। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि किसी बंद पृष्ठ का, यानी किसी बंद पृष्ठ का पृष्ठ द्वारा बिंदु O पर बनाया गया घनकोण होता है वो कितना होता है, 4 पाई। तो हमारे पास जो अगला जो टॉपिक आएगा उस टॉपिक में 2 फॉर्मूले यूज होंगे। तो दोनों फॉर्मूले हैं जो हम लिख लेते हैं पहले से अभी, कि ये देखो, पहला तो हमारे पास वहां पर ऐसी स्टेप मिलेगी, ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो जहां पर भी हमें ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर दिखेगा हम उसको क्या लिख देंगे, डी ओमेगा। और ये हमने अभी प्रूफ कर लिया है कि किसी बंद पृष्ठ के लिए जो कंप्लीट घनकोण होता है उसकी वैल्यू कितनी आती है, 4 पाई। तो आगे जाके कूलाम के नियम का जो ये टॉपिक होगा इसमें हम ये दोनों फॉर्मूले डेराइव नहीं करेंगे, ये अपने सिलेबस में डायरेक्ट ही है। तो जहां पर भी हमें ये वाला फॉर्मूला दिखेगा उसको हम डी ओमेगा, और डी ओमेगा क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल मिलेगा तो उसको हमें 4 पाई लिख लेंगे। ये दोनों हमें यूज लेना है, इसको हमें शो नहीं करना है। इसके लिए हमने जानकारी के लिए पहले इसको पढ़ लिया है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो कूलाम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति हमें निकालनी है। तो ये देखो कि कूलाम के नियम की तो हेल्प लेना है, तो यूज तो किसका करना है,
हमें उपयोग करना है, यानी यूज लेना है किसका? कूलाम नियम का। कूलाम नियम का हमें उपयोग लेना है और हमें प्रूफ किसका करना है? गाउस लॉ का। हमें गाउस नियम प्रूफ करना है। अब यहां देखो, गाउस का नियम है वो हम ये जानते हैं, जो फ्लक्स होता है फाई, यानी क्लोज्ड सरफेस ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी समेशन क्यू है जिसको टोटल आवेश क्या कह सकते हैं अपन? क्यू है। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमें प्रूफ करना है और इस चीज के बराबर, तो हमें इसके बराबर ये लेके आना है कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है या नहीं होता। तो देखो ये किसके लिए अप्लाई है? किसी बंद पृष्ठ के लिए, और बंद पृष्ठ के अंदर कोई ना कोई आवेश होने चाहिए, तब हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम हमारी स्वेच्छा से कोई भी एक बंद पृष्ठ ले लेते हैं कि जो अनियमित आकार का हो सकता है या फिर वो नियमित आकार का भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि अनियमित आकार का कोई भी एक पृष्ठ ले लेते हैं और उस पृष्ठ के लिए इसको प्रूफ कर देते हैं। तो ये देखो कैसे, कि जैसे मैं मान लेता हूं कि एक सरफेस है और वो सरफेस टेढ़ा मेढ़ा ऐसा कोई भी एक पृष्ठ है, जरूरी नहीं है कि गोलाकार हो, कोई भी एक ऐसा टेढ़ा मेढ़ा पृष्ठ है। अब हमें ये मान लेता हूं कि इसका जो अंदर बिंदु O है और इस बिंदु O के ऊपर कोई आवेश क्या रखा हुआ है? स्मॉल q। और हमें प्रूफ करना है कि इस बंद पृष्ठ के अंदर जो ये दिया है बंद पृष्ठ, इस बंद पृष्ठ के अंदर q आवेश है और इस q को मैं एप्सिलॉन नॉट से मैं भाग कर दूं तो क्या वो फ्लक्स होता है क्या? तो इसके लिए देखो, हम एक यहाँ पर अल्पांश क्षेत्रफल की कल्पना करते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया है, ये वाला मान लो, ये अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया और इस अल्पांश क्षेत्रफल को मैं किससे लिख देता हूँ? ds से। और अल्पांश क्षेत्रफल की दिशा किधर होती है? तल के लंबवत बाहर की तरफ। तो ये क्षेत्रफल की दिशा n कैप आ जाएगा। और जो बिंदु O है जहां पर Q आवेश रखा है वो इससे कितनी दूरी पर है? मान लेता हूं कि स्मॉल r डिस्टेंस पर है। अब r की दिशा किधर हो जाएगी? आगे की तरफ। तो इधर कौन जा रहा है? r। तो मैं ऐसे लिख देता हूं कि r की दिशा है और मैं ये मान लेता हूं कि r की दिशा और जो ds की दिशा है इसके बीच का एंगल कितना है? थीटा। फिर से सुनो, हमारे पास कोई भी एक बंद पृष्ठ है। बंद पृष्ठ का मतलब इसके अंदर आयतन है, परिबद्ध है और इसके अंदर बिंदु O पर स्मॉल q आवेश रखा हुआ है और इससे r दूरी पर यह पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ds मान लिया है और इस पृष्ठीय क्षेत्रफल ds की दिशा तल के लंबवत बाहर है और यहां से और यहां तक डिस्टेंस r है, वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? आगे की तरफ सीधी, जिसको हमने r की दिशा नाम रखा है। अब आगे देखो, इसकी वजह से अगर मैं यहां घनकोण निकालूं और एक यहां विद्युत क्षेत्र निकालूं तो कितना होगा? तो देखो, इस Q आवेश की वजह से जो ये बिंदु P है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो जो विद्युत क्षेत्र होगा E, वो हम कितना होगा? K Q और Q कहां से निकाल रहे हैं? यहां से। तो R का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाला विद्युत क्षेत्र कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? ये विद्युत क्षेत्र सीधी डायरेक्शन में जाएगा। तो इधर किसकी दिशा है? R दिशा। तो E वेक्टर और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? R कैप। तो इसकी वजह से यहाँ जो विद्युत क्षेत्र बना है ये हमने किस नियम से पता किया है कि विद्युत क्षेत्र यहाँ पर इतना ही होगा? तो देखो, कूलाम का नियम था और कूलाम के नियम से हम जानते हैं कि E बराबर कितना होता है? ये F Q। और कूलाम के नियम से जो F की वैल्यू है वो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होती है और उस Q से Q कैंसिल हो गया, ये वाली वैल्यू हमारे पास जो भी बची थी। फिर से सुनो, जो E निकल के आया है वो E होता क्या है? F अपॉन Q। तो F क्या है? कूलाम बल। तो कूलाम बल में किसी आवेश का डिवाइड करते हैं तब जाके हमें क्या मिलता है? E। तो जो E आया है वो किसके हेल्प से आया? कूलाम बल के हेल्प से। और कूलाम बल यानी कूलाम का नियम उपयोग हो रहा है वहां पर। तो क्या ये चीज बनी है? क्या वो कूलाम के नियम से ही आई है? तो हम ये कहेंगे कि इसके अंदर हमने कूलाम नियम उपयोग कर लिया है और वो E बन गया है यहाँ पर। तो ये तो कूलाम का नियम उपयोग हो गया है। अब देखो, जो हमें
हमने अल्पांश क्षेत्रफल ds माना है, इससे पारित क्या निकालना है हमें, फ्लक्स, और उस फ्लक्स को क्या प्रूव करना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हम ये देखते हैं कि क्या E डॉट ds इसके बराबर आता है। तो यहाँ E डॉट ds हमें फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स फाई E वेक्टर डॉट ds, ये ds रहा, ये E वेक्टर किधर जा रहा है, इसी डायरेक्शन में। तो E और ds के बीच में एंगल भी कितना है, थीटा है। ये हमें प्रूव करना है। तो इसके बराबर कितना हो जाएगा, E, ये बंद पृष्ठ था इसलिए हमने समाकलन पे रिंग चिन्ह लगा दिया, ये रिंग लगा दिया है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, E ds कोस थीटा। क्या इसको हम ये लिख सकते हैं। फिर देखना आगे, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, E की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, KQ अपॉन R स्क्वायर। लेकिन यहाँ E का क्या रखना है, परिमाण, और यहाँ पर E का अगर हम परिमाण लेंगे तो इधर इसका भी क्या हो जाएगा, परिमाण, और R कैप का परिमाण कितना होता है, 1। तो ये क्या हो जाएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर E की जगह मैं क्या रख दूंगा, KQ अपॉन R स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा, ये ds कोस थीटा। देखो यहाँ पर R स्क्वायर है तो इसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, तो ये R स्क्वायर हो जाएगा। अभी हमने पहले देखा था कि जहां पर भी हमें ds कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर दिखे उसको हम क्या लिख सकते हैं, d ओमेगा। लेकिन शर्त थी कि थीटा क्या था, s और r के बीच का एंगल। क्या वास्तव में ऐसा है, s इधर जा रहा है, r इधर जा रहा है, क्या वही थीटा है, और E और R तो दोनों एक ही डायरेक्शन में थे। तो यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, d ओमेगा। तो हम ये जानते हैं कि घनकोण से, तो ये वाला जो बनेगा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू KQ, और ये क्या हो जाएगा, d ओमेगा। देखो K एक नियतांक है और Q आवेश ये भी फिक्स है, तो इनको हम इस समाकलन के चिन्ह से बाहर ला सकते हैं। तो हम इसको किधर सोल्व करें, इधर लिख लेते हैं। यहां देखो कि जो ये हमें दिख रहा है यहाँ, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू KQ को हम बाहर ले लेते हैं, और अंदर क्या बचेगा, समाकलन का चिन्ह बंद पृष्ठ के लिए, और ये क्या है, d ओमेगा। देखो d ओमेगा की वैल्यू हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि किसी भी बंद पृष्ठ के लिए, जो हमने प्रूव किया था वो तो गोलीय पृष्ठ माना था बंद, लेकिन वो अनियमित आकार के बंद पृष्ठ के लिए भी वैलिड होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई। तो हम यहाँ पर 4 पाई रख देंगे, तो ये आ जाएगा E डॉट ds वेक्टर बराबर KQ इंटू 4 पाई हो जाएगा। फिर आगे देखो कि ये E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू K की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q दिया हुआ है, और इधर ये क्या है, 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, E वेक्टर डॉट वेक्टर, और ये कितना बनेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और Q क्या था, इसके परिबद्ध क्षेत्रफल में कितना आवेश है, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो क्या यही गाउस का नियम है, और यही गाउस का नियम था जो हमें प्रूफ कर चुके हैं। तो यहाँ Q क्या है, ये उसके अंदर जो आवेश है उसका बीजगणितीय योग, जिसको क्या कहा गया है, Q कहा गया है। तो यहाँ से ये गाउस का नियम प्रूफ हो जाता है। तो इसके अंदर देखो कूलॉम का नियम से E बना था, तो कूलॉम का नियम उपयोग हुआ, और इसको हमने जैसे सोल्व किया फ्लक्स, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्रूफ हो गया। यही गाउस का नियम है। इसके अंदर दो टर्म यूज होती हैं, ये दोनों कैसे बने इसके लिए हम पहले से ही समझ चुके हैं। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम कुछ गाउस के नियम से रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल कर लेंगे, और फिर गाउस के नियम के अनुप्रयोग आएंगे, और गाउस के अनुप्रयोग के साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।